गरीब बहू का अमीर ससुराल। हल्दीपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में एक सबसे अमीर आदमी भी रहता था, जिसका नाम सेठ मगनलाल था। सेठ मगनलाल इतना अमीर था कि वो अपनी नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देता। मगर उसने अपने बेटे की शादी मालती नाम की एक लड़की से की थी। मालती इतने गरीब घर से थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगनलाल ने मालती से शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि वो गरीबों को अपनी जूते की नोक पर रखता था। मालती अपने अमीर ससुराल में बड़ी कष्ट की जिंदगी जी रही थी। उसके सास ससुर के अलावा उसका पति मंगेश भी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता था। एक दिन की बात है, मंगेश बिजनेस के काम से घर से बाहर गया था। तभी मगनलाल ने अपनी बहू से कहा, देखो मालती, मैंने अपने बेटे से तुम्हारी शादी इसलिए की थी कि तुम अमीरों की लाइफ को देख सको। उस गरीबी में तुम दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से खा पाती थी। यहाँ देखो कितने भंडार भरे हैं। लेकिन पापा, ऐसे भंडार से क्या फायदा जिसमें मैं अपने पति और अपने सास ससुर का प्यार न पा सकूं। इस अमीर जिंदगी से मेरी वो आजादी की गरीबी ज्यादा अच्छी थी। देखो बहू, यहाँ के तौर तरीके तुम्हें सीखने ही होंगे, समझी? एक तो हमने तुम्हें झोपड़ी से उठाकर महल में ला दिया है, ऊपर से तुम हमें ही दोष दे रही हो। मगनलाल हर बात में अपनी बहू को गरीबी का ताना मारता ही रहता था। एक दिन मगनलाल ने अपने घर में छोटी सी किट्टी पार्टी रखी, जिसमें नगर के वीआईपी मेहमान आए थे। तभी मालती अपने कमरे से निकली और किचन की तरफ जाने लगी। तभी उनमें से एक ने मालती को आवाज लगाई, ओए नौकरानी, हमारे लिए कोल्ड वाटर ले आना। नौकरानी शब्द सुनते ही मालती ने अपने कदम रोक लिए और बोली, साहब, मैं नौकरानी नहीं हूँ। अरे वाह, कपड़ों से तो तुम नौकरानी लग रही हो, लेकिन बातों से ऐसे बोल रही हो जैसे इस घर की बहू हो। तभी मगनलाल बोल पड़ा, क्या यार वर्मा, तू भी पार्टी छोड़कर नौकरानी के पीछे लगा है। ये एक लंबी कहानी है, बाद में बता दूंगा। और तुम मालती, मैंने तुमसे कहा था ना कि कमरे में रहना, फिर बाहर क्यों आई? पापा, मुझे बुखार था इसलिए दवाई लेने आई थी। अरे तो थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती थी? यहाँ आकर तुमने पार्टी का कबाड़ा कर दिया। अब जाओ यहाँ से, अब कमरे से बाहर मत निकलना। मालती अपनी बेइज्जती की बातें सुनकर चली जाती है और कमरे में फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी किस्मत को कोसती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब मालती का पति मंगेश घर आया तो वो भी खर्चा पानी लेकर मालती पर चढ़ बैठा और बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जब कोई घर में फंक्शन होता है तो तुम बड़े लोगों के बीच आकर अपने आप को दिखाती हो, ताकि वो लोग जान सके कि हम तुम पर जुल्म कर रहे हैं। पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। मंगेश गुस्से में मालती को थप्पड़ लगा देता है और कहता है, एक शब्द मत बोलना, गरीब कहीं की। सोने का कटोरा किसी भिखारी को पकड़ाओ तो वो भीख ही मांगेगा। तुझे कितना भी समझाऊं, लेकिन तू अपनी गरीबी की दुकान लेकर बैठी जाती है। मंगेश की कटीली बातें सुनकर मालती अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और कहती है, हे भगवान, क्या कसूर है मेरा? मैं गरीब हूं तो मुझे क्या जीने का अधिकार नहीं है? इससे अच्छा तो मैं इस जीवन को ही खत्म कर दूं तो इन लोगों को चैन आ जाएगा। मालती ने अब फैसला कर लिया था कि वो अपनी इस बेइज्जती के जीवन को समाप्त कर देगी और मौका पाकर एक रात वो घर से निकल गई अपनी जान देने के लिए और एक बहती नदी के पास आकर बोली, हे नदी माता, मैंने इस जीवन में कष्ट ही कष्ट उठाए हैं। अब मैं तुम में समाकर अपने जीवन को समाप्त कर रही हूँ। और जैसे ही वो नदी में कूदने के लिए जाती है, वैसे ही एक साधु आकर मालती को रोक लेता है। अरे बेटी, रुक जा, ये क्या करने जा रही है? जीवन परमात्मा का दिया सबसे कीमती उपहार है। लेकिन बाबा, इस उपहार को हमेशा ही तिरस्कार मिला है। मेरे सास ससुर पति सब मिलकर मुझे रोज रोज ताना देते हैं, इसलिए मैं इस जीवन को ही खत्म करना चाहती हूँ। मालती साधु को अपनी सारी व्यथा बताती है और रो रो कर अपनी किस्मत को कोसती है। साधु कहता है, बेटा, यह तो संसार का नियम है। अमीर ने हमेशा ही गरीब पर जुल्म किया है, इसलिए तुम चिंता ना करो और इस कुरुक्षेत्र में डटकर सामना करो। भगवान तुम्हारे साथ है। और ये लो जादुई जल, इसे तुम उस वक्त इस्तेमाल करना जब वो लोग तुम्हें गरीबी का ताना दे। साधु मालती के सर पर हाथ फेर कर उसे दिलासा देता है और एक कमंडल में जल देकर उसे जाने को कह देता है। अगली सुबह जब मालती घर आई तब उसके पति और ससुर ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। क्यों रे कलमुही, रात में बाहर जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुझे जरा भी इस अमीर घर का ख्याल नहीं आया? कहाँ गई थी? पापा, आप थोड़ा शांत रहिए, मैं इस गरीब की असली औकात दिखाता हूँ। इसने रात में बाहर जाकर
हमारे इस गरीब घराने को जो बेइज्जती का तमाचा मारा है, उसके लिए इस भिखारिन को तपती धूप में नंगे पांव धूप में एक पैर पर खड़ा करता हूँ। चल यहाँ से। वो मालती को पकड़कर तपती धूप में एक पैर पर खड़ा कर देता है और खुद छाया में बैठकर तमाशा देखते हैं। मालती भीषण गर्मी में एक पैर पर खड़े होकर आंसू बहाती है और अपने ससुर और पति से कहती है, भगवान के लिए पानी दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पानी? तुझे हम मौत भी नहीं देंगे। और तू जो ये कमंडल में पानी लाई है, क्या हमें मारने का इंतजाम है? कमंडल की बात सुनकर मालती को साधु की बात याद आ जाती है और वो कमंडल का पानी अपने हाथ में लेकर दोनों की तरफ जैसे ही फेंकती है, वैसे ही उसका ससुर और पति भिखारी के भेष में बदल जाते हैं और मक्खियां उनके शरीर पर चलने लगती हैं। वो भिखारी से ज्यादा भिखारी लगने लगे। अपनी ये हालत देखकर वो बहुत घबराने लगे। वो जिस चीज को छूते वो उसी पल मिट्टी में बदल जाती। वो मालती से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, मालती, हमें माफ कर दो, हमसे भूल हो गई। हमने तुम्हें हर बार गरीब कहकर ताना दिया। आज भगवान ने हमें इतना गरीब बना दिया कि हम जो कुछ भी छू रहे हैं वो मिट्टी का बन रहा है। देखा पापा, आप हमेशा मुझे गरीब बोलते रहे और अपने आप को अमीर मानते रहे। आज वो अमीरी भी आपके काम नहीं आ रही है जिस पर आप घमंड करते थे। अमीर होना तो बड़ा आसान है, पर जो दिल का अमीर है ना, वही असली इंसान है। मालती की बात उन दोनों की समझ में आ गई थी। उन दोनों ने सारे नगर के सामने मालती से माफी मांगी और मालती की दोबारा अपने बेटे से शादी करके उसे अपनी बहू बनाकर इज्जत के साथ घर ले आया। और उस दिन के बाद से जिग्नेश और मगनलाल ने फिर कभी मालती पर जुल्म नहीं किया और अपनी गलती को मानते हुए उसी गरीबी के साथ जिंदगी को जिया। नमकपुर नाम का एक गांव था। नमकपुर में हरीश नाम का एक गरीब आदमी रहता था। हरीश की शादी सुनीता नाम की लड़की से 2 साल पहले ही हुई थी। सुनीता पढ़ी लिखी थी और आगे भी पढ़ाई करना चाह रही थी। उसका पति हरीश भी अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। अरे सुनती हो सुनीता? हाँ, क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? अरे तुमने इस शहर से किताब मंगाई थी, मैं वो ले आया हूँ। और जो वो दूसरी किताब थी ना, वो मिली नहीं। 1-2 दिन में आ जाएगी, तब वो तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अरे कोई बात नहीं, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। वरना आज के समय में लोग तो लड़कियों और बहुओं को तो पढ़ने नहीं देते, और मेरी पढ़ाई के लिए आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो। आप दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो। अरे भाग्यवान, मुझे अपना हस्बैंड मत बनाओ, मुझे तो बस अपना पति ही रहने दो, समझी? दोनों एक दूसरे की बातों पर हंसते हैं और हंसी खुशी शाम का खाना खाते हैं। हरीश शहर में मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। उसका सपना था कि वो नहीं पढ़ सका तो उसकी पत्नी को जरूर पढ़ना चाहिए। इसीलिए वो अपनी पत्नी को पढ़ाने के मामले में हमेशा उसका सपोर्ट करता था। सुनीता भी राजेश के सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। एक दिन की बात है, सुनीता ने हरीश से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना, शांत क्यों हो गई? मैं सोच रही थी कि मैं जो घर में रहकर पढ़ाई करती हूँ वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। शहर में अच्छी अच्छी कोचिंग सेंटर है, तो मैं वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई कर लूँ तो कैसा रहेगा? हाँ वैसे तो ठीक है, पर सुनीता तुम तो जानती हो मैं कितने कष्टों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं शहर में तुम्हें भेज दूंगा तो रोज का किराया ही मेरी मजदूरी को खा जाएगा, और ये रोज के घर के खर्चे भी हैं फिर। हाँ वो तो ठीक है, फिर रहने दीजिए, मैं यही कर लूंगी अपनी पढ़ाई। सुनीता मायूस होकर रह जाती है और खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। हरीश समझ चुका था कि सुनीता चिंता में है। वो रात भर सुनीता को शहर ले जाने के बारे में सोचता रहा, और अगली सुबह जब सुनीता काम कर रही थी तो हरीश ने कहा, अरे तुम तैयार नहीं हुई? चलना नहीं है शहर पढ़ने के लिए? सुनीता ने ये बात सुनी और हैरान रह गई। तभी हरीश ने कहा, अरे सोचो मत और आओ मेरे साथ। हरीश अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और उसे एक साइकिल दिखाई और बोला, ये देखो अपनी गरीबी की सवारी, आज से मैं तुम्हें इसी पर लेकर चलूंगा शहर। अरे शहर यहाँ से 40 किलोमीटर है, आप थक जाओगे। रहने दीजिए, मैं यहाँ पर रहकर कर लूंगी। हरीश ने सुनीता की एक नहीं सुनी और बोला, देखो सुनीता, मैं तुम्हारे अंदर अपने आप को देखता हूँ और सोचता हूँ कि जो मुकाम मैं हासिल नहीं कर सका वो तुम कर लो, और इस गांव ही नहीं मेरा भी मान ऊपर करो। इसीलिए मैं आज तुम्हें साइकिल से शहर ले जा रहा हूँ। ये कहकर हरीश ने
सुनीता को साइकिल पर बिठा लिया और ले चला शहर की ओर। गांव में जिसने भी देखा वो हैरान रह गया कि आखिर हरीश ने उन जंजीरों को तोड़ दिया था जिसे लोग कहते थे कि औरतों को घर का काम करना चाहिए। हरीश रोज सुनीता को साइकिल पर ले जाता और रोज शहर से लाता। एक दिन की बात है, गांव के एक सज्जन व्यक्ति ने हरीश से कहा, अरे हरीश, तेरी बुद्धि क्या घास चढ़ने गई है? मैं समझा नहीं चाचा। अरे पागल, औरत का घर में रहना शोभा बढ़ाता है और तू रोज साइकिल पर उसे शहर पढ़ाने के लिए ले जाता है। देख भाई, औरत जात किसी की नहीं होती। तू कर कर के मर जाएगा, अंत में वो छोड़कर चल देगी। नहीं चाचा, आपकी सोच ही गलत है। हमारे समाज में औरतों को भी जीने का अधिकार है। अगर उसका कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। अरे इतना भी आगे नहीं आना चाहिए कि औरत ही पीछे से कहीं निकल जाए, समझे? मेरा काम था तुझे बताना। अगर तेरी बुद्धि पर यमराज बैठ गया है तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये कहकर ढोलक चाचा चले जाते हैं। हरीश को चिंता तो हुई उनकी बात सुनकर, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह अपनी पत्नी का साथ देने लगा। और एक दिन हरीश की मेहनत रंग लाई और सुनीता ने खुश होकर अपने पति हरीश से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब इस शहर की बहुत बड़ी अफसर बनने वाली हूँ। थैंक्स हरीश, ये सब तुम्हारी वजह से है। अब देखना, मैं इस घर को खुशियों से भर दूंगी। आज मैं तुम्हारी सफलता को देखकर बहुत खुश हूँ। अब गांव के हर आदमी से मैं सीना ठोक कर कहूंगा कि देखो, तुम लोग गलत थे और मैं सही। आज सुनीता, तुमने मेरा सम्मान रख लिया। ये कहते हुए हरीश की आंखें भर आई और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। खुशी के आंसू उन दोनों के चेहरे पर साफ झलक रहे थे। कुछ दिन की ट्रेनिंग पर जाने के बाद सुनीता एक सप्ताह बाद घर लौटी। उसके आगे पीछे गाड़ियां चल रही थी। हरीश आंखें बिछाए अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। सुनीता आज अफसर बनकर गांव में लौटी। सभी गांव वाले हरीश की तारीफ कर रहे थे, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं चली। सुनीता बहुत बड़ी अफसर थी और राजेश एक मजदूर। वो फटे पुराने कपड़ों में जब सुनीता के ऑफिस जाता तो सुनीता को बहुत गुस्सा आता। एक दिन सुनीता से रहा नहीं गया तो उसने हरीश से कहा, देखो हरीश, मैं इस जिले की बहुत बड़ी अफसर हूँ, कम से कम इस बात का ख्याल रखा करो। अरे सुनीता, पर हुआ क्या? हुआ क्या? ये कपड़े तुमने कैसे पहने? अरे सुनीता, ये तो वही कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं तुम्हें शहर साइकिल पर लाया करता था। इन्हीं कपड़ों की वजह से तो तुम्हारे कपड़े चमक रहे हैं। हाँ, वो बात अलग थी। देखो, जब भी मेरे ऑफिस आया करो तो ऐसे कपड़े पहनकर मत आया करो, समझे? और ये लोगों के सामने मुझे पत्नी मत बोला करो, मैडम कहकर बुलाया करो। हरीश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है या वाकई जिले के अफसर से। वो सर झुकाकर अपने घर चला आता है और रात में खाने पर अपनी पत्नी के इंतजार में बैठ जाता है। लेकिन सुनीता एक अफसर बन गई थी, उसे हरीश का ख्याल नहीं रहा और अपने रंग में रंग गई। हरीश रोज अपनी सुनीता का इंतजार देखता, लेकिन सुनीता का कुछ अता पता नहीं रहता। एक दिन ढोलक चाचा ने हरीश को अकेला देख लिया और बोले, अरे हरीश, अकेले? अफसर बहू कहाँ है? चाचा, वो तो काम से आई नहीं है। अरे पागल, तू अभी भी नहीं समझा? वो एक अफसर में बदल चुकी है। उसे बहुत काम है। तू तो फकीर है, दिन भर मजदूरी करता है और रात में अकेले ही सोता है। और बनाओगे अपनी पत्नी को डीएम, देख लिया नतीजा। हाँ। हरीश को ढोलक चाचा की बात समझ में आ जाती है और वो सीधे सुनीता के पास जाता है, जहाँ सुनीता मीटिंग में बिजी थी। हरीश अनपढ़ था। वो सीधे सुनीता के कमरे में जाकर कहता है, सुनीता, ये नौकरी छोड़ दो और घर चलो। मुझे नहीं बनाना तुम्हें अफसर। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जानते नहीं यहाँ मीटिंग चल रही है। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कहा तुमने? मैं दफा हो जाऊं? अरे मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, भूल गई तुम? अरे यहाँ तक तुमने नहीं, बल्कि मैं अपनी काबिलियत से पहुंची हूँ। अगर तुमने मुझे पहुंचाया है तो खुद क्यों नहीं पहुंच जाते यहाँ? देखो, अब यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर करा दूंगी। ये कहकर सुनीता हरीश को बाहर कर देती है। हरीश सुनीता के इंतजार में बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाता है कि कब सुनीता बाहर आए और वो उससे दो पल बातें कर सके। लेकिन सुनीता जैसी बाहर आई, उसने हरीश की तरफ देखा नहीं और अपनी कार में बैठकर चली गई। हरीश को सुनीता का ये व्यवहार बहुत खराब लगा। अब वो पछताने लगा कि उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। वो परेशान होने लगा और अपने घर में अकेले ही जीने लगा। लोग उसे ताने मारते, हंसते, लेकिन हरीश उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। हरीश के सामने से कई बार उसकी पत्नी अपनी कार में बैठकर जाती, लेकिन हरीश को देखती तक नहीं।
हरीश ने फैसला कर लिया था कि वो ये सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। और एक दिन की बात है, हरीश भूखा प्यासा गांव से पैदल जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी में आग लगी हुई है और पेड़ से वो टकराई हुई है। हरीश उस गाड़ी के पास गया तो देखा उसमें उसकी पत्नी सुनीता थी, जो किसी आतंकवाद की घटना के कारण उसकी गाड़ी में आग लग गई थी। पहले तो वो उसकी बिना मदद किए जाने लगा, लेकिन उसे उस दिन की बात याद आ गई जब उसकी पत्नी को ये अफसर की जॉब मिली थी। तब उसने हरीश को गले लगाया था। उसने अपनी पत्नी को उस जलती गाड़ी से बाहर निकाला और खुद उसका चेहरा आग में झुलस गया। अपनी जान की परवाह न करते हुए उसने अपनी पत्नी की जान बचा ली, लेकिन अपने आधे चेहरे को वो खराब कर चुका था। डॉक्टरों ने दोनों का इलाज किया। उसकी पत्नी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, मुझे यहाँ कौन लाया? किसने मेरी जान बचाई? पता नहीं मैडम, एक फरिश्ता था जिसने आपको अपनी जान पर खेलकर आपकी जान बचाई। पर अफसोस, उस आदमी का आधा चेहरा जल चुका है। देखा डॉक्टर, किसी ने सच कहा है कि गैर अपने हो जाते हैं, लेकिन कभी अपने अपने नहीं होते। मैं एक बार उस आदमी से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी जान बचाई है। हाँ, क्यों नहीं, वो आदमी उस कमरे में है, आप जाकर मिल सकती हैं। सुनीता उठकर उसे देखने गई तो उसे देखते ही उसके पैरों से जमीन खिसक गई। सामने उसका वही गरीब पति था जिसने हर कदम पर उसका साथ निभाया था, और आज भी उसने अपनी पत्नी की मदद की और खुद के चेहरे को भी बिगाड़ लिया था। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो सुनीता की आंखें भर आई और वो शर्मिंदा होने लगी। तब उसके पति ने कहा, सुनीता, अब तो मेरा चेहरा भी जल चुका है। अब मैं तुम्हारे और भी काबिल नहीं रहा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से बहुत दूर, कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। सुनीता भागकर उसके पैरों में गिर पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके प्यार को भुला दिया। तुमने ही मुझे बनाया है। आज मैं अपने किए पर बड़ी शर्मिंदा हूँ। तुम जैसे भी हो मेरे हरीश हो, वही हरीश जो कभी मुझे अपनी साइकिल पर इसी शहर में लाया करता था, और आज भी मैं इसी साइकिल पर अपने घर जाऊंगी। हरीश ने भी अपनी पत्नी को माफ कर दिया और आज फिर एक बार अपनी पत्नी को उसी शहर से अपनी साइकिल पर बैठाकर वापस अपने उसी गरीब घर में लेकर आया, और फिर से दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की।